नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। आज का एजेंडा लेकर हम हाजिर हैं। तो आज के एजेंडे में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अगले आधे घंटे में हम आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ अपने संवाददाताओं के साथ जुड़ेंगे और जमीनी हकीकत क्या कहती है उन खबरों की, उसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एजेंडे की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर लखीसराय के गांधी मैदान में करेंगे विशाल जनसभा। मुंगेर, जमुई और बेगूसराय की लोकसभा कमेटी के सदस्यों के साथ भी होगी बैठक। आज राजस्थान के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में करेंगे पार्टी के नए जिला कार्यालयों का उद्घाटन। नदबई में करेंगे रैली। दिल्ली समेत देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की बारिश। महाराष्ट्र के पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे और सतारा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। विशेष नमाज के साथ आज देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी बधाई। कहा, प्रेम और बलिदान के पर्व पर आपसी भाईचारा और सद्भावना का ले संकल्प। और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के एजेंडे की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर होंगे और लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे। लेकिन सबसे पहले अमित शाह लखीसराय में अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। फिर संपर्क से समर्थन अभियान के तहत ट्रस्ट के सदस्यों से मिलेंगे। फिर लखीसराय के गांधी मैदान में शाह की एक विशाल रैली होगी जो मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर आधारित होगी। इसके बाद अमित शाह मुंगेर, जमुई और बेगूसराय लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा काफी खास होने वाला है। बिहार के दौरे पर आज वो रहने वाले हैं। ऐसे में 2024 के नजरिए को अगर ध्यान में रखा जाए तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और साफ तौर पर जो तमाम बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए, इसके अलावा तमाम रणनीतिक साझेदारी भी यहां पर देखने को मिल सकती है। किस तरह की रणनीतियां बनती हुई नजर आएंगी जो 2024 में आने वाले समय के लिए और बेहतर निर्माण, पार्टी को और ज्यादा बल और मजबूती देती हुई नजर आएगी। इस लिहाज से भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। तो गृह मंत्री अमित शाह आज यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम उनके कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं और उन कार्यक्रमों के जरिए ही, जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि तमाम ऐसे विधानसभा के क्षेत्र हैं, तमाम ऐसे लोकसभा के क्षेत्र हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज लोगों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे और काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा उनका हो जाता है। और लखीसराय से हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, साफ तौर पर अमित शाह का यह दौरा काफी खास होने वाला है। ऐसे में क्या तैयारियां नजर आ रही हैं और किन किन मुद्दों पर सबसे अहम फोकस रहने वाला है? देखिए, गृहमंत्री अमित शाह आज लखीसराय के गांधी मैदान में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और ये मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर यह कार्यक्रम जो है पूरे देश भर में जो चलाया जा रहा है उसका ये हिस्सा होगा। लेकिन बिहार सरकार से रिश्ते जो हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार सरकार से अलग हो चुकी है और अब जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी की यहाँ पर सरकार है। और जिस संसदीय क्षेत्र में ये सभा होनी है, ये जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की कंस्टिट्यूएंसी कही जाती है और जो लखीसराय का इलाका है वो विपक्ष के नेता विजय सिन्हा वहां से विधायक हैं और ठीक बगल का एक इलाका है बरहैया, जहां से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
कि वो जन्मभूमि है। और अभी हमारे साथ गिरिराज सिंह बातचीत के लिए मौजूद हैं स्वयं। हम उनसे आपको सीधे रूबरू कराते हैं कि इस रैली के मायने क्या हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि ललन सिंह की कंस्टिट्यूंसी में गृह मंत्री जरूर दहाड़ेंगे, जरूर हुंकार भरेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जो विपक्ष की बैठक हुई है 17 दलों की, उस विपक्ष की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे बड़ी रैली जो है वो होने वाली है। और हम सीधे आपको रूबरू कराते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज बाबू, माना जा रहा है कि ललन सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कंस्टिट्यूंसी है और आपकी भी जन्मभूमि है लखीसराय बढ़ैया। कैसे देखते हैं, गृह मंत्री वहां दहाड़ेंगे, निश्चित तौर पर एड्रेस करेंगे जनता को? देखिए, स्वाभाविक है, 9 साल मोदी जी सरकार बेमिसाल, लेकिन जब अमित शाह आ रहे हैं मुंगेर लोकसभा के लखीसराय क्षेत्र में, तो जो वहां से हुंकार भरेंगे, समझिए बिहार के 40 सीटों पर इसका असर पड़ेगा और नीतीश कुमार के खात्मा का वहीं से शुरुआत होगी। आपकी जन्मभूमि भी है बढ़ैया और वो लखीसराय विधानसभा में ही आता है, इसलिए भी उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे जैसे कार्यकर्ता होते हैं। महत्व है इस नीतीश कुमार के अविश्वसनीयता का राजनीतिक परीक्षा नहीं है, बल्कि राजनीतिक अंतिम विदाई का ये माहौल होगा। बीपीएससी से जो शिक्षकों की भर्ती का एक मामला सामने आया है, जिसमें डोमिसाइल को खत्म करके अब देश भर के लोग बीपीएससी परीक्षा में शामिल होंगे, तो लगता नहीं है कि बिहार के बाहर जो बिहार के छात्र हैं जो कई बार प्रताड़ित हो जाते हैं, उनके लिए एक अवसर था बड़ा यहाँ बेरोजगारी दूर करने का, बिहार सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया? देखिए, इन्होंने भारत सरकार, मैं धन्यवाद देता हूं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, जिसके कारण शिक्षक नेता कहते हैं कि हम शिक्षक हैं या कर्मचारी या आम चपरासी, हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि पद ही नहीं है। एक पक्ष तो ये हुआ। दूसरा पक्ष, ये कई साल से मैं शिक्षकों की बहाली कर रहा हूं, उसमें पहली गलती इन्होंने की कि जो शिक्षक 15 से 20 साल पहले से पढ़ा रहे हैं, 15, 20, 17, उन शिक्षकों को भी अब कह रहे हैं कि आप बीपीएससी का एग्जामिनेशन दो। अगर नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं, अगर आज कहा जाए कि आप मेरा इंजीनियर का परीक्षा दे दें, तो उन्हें कैसा लगेगा, क्योंकि भूल चुके होंगे। हाँ, अभी के राजनीतिक इंजीनियरिंग की बात वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बार बिहार में जो इन्होंने गलती की है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो बिहार के नौजवानों के साथ जिसकी उम्मीद थी कि हम 2.25 लाख पदों पर हम आएंगे, 2.25 लाख शिक्षक होंगे, वो एक आज उनके सामने एक जीवन और मरण का सवाल आया। मैं तो चुनौती दे रहा हूं कि नीतीश कुमार, अगर आपने इसे वापस नहीं लिया तो आप अपनी विदाई समझ लें। और ये आपके लिए, पता नहीं आपके कौन सलाहकार हैं, अभी तो उनका इन फाइटिंग चल रहा है, लालू यादव जी और नीतीश कुमार। लालू यादव जी ने नेता डिक्लेयर कर दिया राहुल गांधी। तेजस्वी के मैनिफेस्टो में था कि शिक्षकों को वेतनमान देंगे सरकार में आने के बाद, अब उनके जो वायदे हैं उसका क्या हुआ? ये तो आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले एक भागलपुर में पुल टूटा था। वो पुल नहीं टूटा था, बल्कि ताश के पत्ते की तरह बिखर गया पुल। तेजस्वी यादव का बयान कुछ और है, नीतीश कुमार का बयान और कुछ है। ये सरकार तेजस्वी यादव ने बिहार के शिक्षकों को, बिहार के नौजवानों को
वादा किया है। नीतीश कुमार उसके विपरीत गए हैं। ये सरकार नहीं है, बल्कि इंट्रा जो आपसी झगड़े हैं वो दिखता है लोगों के सामने में। और मेरा मानना है कि लालू यादव और नीतीश कुमार भले एक साथ मिलकर सरकार चल रहे हैं, ये इसलिए चल रहा है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मार्च 2023 के बाद सत्ता तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। अब ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कभी 17 दल को बुला रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। लालू यादव इनके सीनियर पढ़ते हैं उठापटक में। अगर इन्होंने सत्ता नहीं सौंपी तो इन्हें बुढ़िया बिस्तर लेके पूरे घुमा देंगे, फिर नहीं इधर के रहे न उधर के रहे सनम। एक बिहार में कहावत है रम खुदैया का, तो ये अब रम खुदैया बनेंगे। देखिए गौरव, जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच जो समझौता हुआ था और शिक्षकों के सवाल पर जो तेजस्वी ने एग्रीमेंट किया था, कहा था कि हम वेतनमान देंगे, उस पर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। और दोनों में कई बिंदुओं पर जो है वो अंदर ही अंदर जो खाने हैं उसमें बहुत सारी चीजें सही नहीं चल रही हैं। और विपक्षी दलों की जो बैठक है उस पर भी गिरिराज सिंह हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 17 दलों की जो बैठक थी वो सिर्फ आई वॉश है। अब बिहार की जनता को देखना है और बिहार क्रांति और परिवर्तन की भूमि रही है। और गृह मंत्री अमित शाह आज जब आएंगे तो कहीं ना कहीं परिवर्तन का शंखनाद भी करेंगे। राजेश, 2024 के मद्देनजर भी यह दौरा काफी महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। साफ तौर पर तमाम बड़ी बातें भी निकलकर इसमें सामने आएंगी। ऐसे में राजेश, 2024 को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है बीजेपी की, जो यहां पर बिहार में भाजपा को और ज्यादा मजबूती प्रदान करती हुई नजर आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है गौरव जो सालों भर अपना कार्यक्रम चलाती है। जो रीजनल पार्टियां हैं वो पार्टियां चुनाव के समय में वो अपने कार्यकर्ताओं को चाक चौबंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सालों भर बैठक और प्रवास का जो कार्यक्रम है वो सालों भर चलता रहता है। और शायद कोई केंद्रीय मंत्री या सांसद कभी स्थिर होकर दिल्ली में बैठ नहीं पाते हैं। पार्टी उन्हें लगातार देश के विभिन्न हिस्सों तक भेजती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ही अभी कई राज्यों के दौरे करने के बाद अभी अपने संसदीय क्षेत्र में है। और कहीं ना कहीं जो तमाम जो सांसद हैं उनकी यही कोशिश है बिहार में कि गृह मंत्री अमित शाह की इस यात्रा के दौरान उन्हें लोकसभा चुनाव फतह करने की जो है वो टिप्स दिए जाएंगे। और गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी हिंदुस्तान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रगुप्त और गृह मंत्री अमित शाह को चाणक्य का दर्जा प्राप्त है। और ये दोनों जोड़ी जो है बिहार के सिंहासन पर कैसे कब्जा हो, इसके लिए कहीं ना कहीं आज जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के गढ़ में कहीं ना कहीं शंखनाद जो है, परिवर्तन का शंखनाद जरूर करने की कोशिश होगी। और 17 विपक्षी दलों की बैठक के बाद गृह मंत्री पहली बार बिहार आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह जो रैली है यह ऐतिहासिक होने की संभावना जरूर जताई जा सकती है। थोड़े मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सियासी जो मिजाज है वो बहुत गर्म है। निश्चित तौर पर जो सियासी मिजाज है वो काफी यहां पर गर्म नजर आ रहा है। आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे बहरहाल, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा गृह मंत्री अमित शाह का और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो चरम पर है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा भरतपुर में जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वहीं भरतपुर से ही जैसलमेर और बाड़मेर के जिला कार्यालयों का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा दोपहर में भरतपुर के नदबई में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है।
और मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में लगातार बारिश से अब आम जनजीवन पर असर दिखाई दे रहा है। आज भी मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तरी कोंकण में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश और दक्षिण कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और घाट पहाड़ियों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे और सतारा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन जो है वो मुस्तैदी के साथ यहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में झमाझम से देशवासियों को चिपचिपी गर्मी से राहत मिली है। यहां भी बारिश देखने को मिली है। वहीं बारिश से मौसम काफी सुहावना हो गया है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो दिल्ली में भी जो मौसम है वो खुशगवार नजर आ रहा है। साफ तौर पर बारिश से तापमान में गिरावट नजर आई है और ऐसे में जो प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं वो भी देखी गई हैं। तो देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। कहीं मौसम सुहावना हो गया है और कहीं पर जो बारिश है वो काफी कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। और शिशिर हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर का रुख करते हैं। शिशिर, आपसे पहले भी बात हो रही थी जैसा कि मुंबई में जो स्थितियां हैं ऐसे में प्रशासन तो मुस्तैदी के साथ काम कर ही रहा है। किस तरह का पैमाना वहां पर देखने को मिल रहा है और जो अलर्ट है उसको लेकर आगे कौन से एहतियात बरतने की साफ तौर पर जरूरत बताई गई है? बिल्कुल गौरव, देखिए मुंबई की बात करें तो मुंबई में अगर मौसम विभाग ने पिछले 3 दिनों से जो अलर्ट जारी किया था उसमें येलो अलर्ट जारी किया था और ये कहा गया था कि भारी बारिश की संभावना है। लेकिन 2 दिनों से हम देख रहे हैं मुंबई में बारिश तो हो रही है लेकिन हल्के स्वरूप की बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो इसलिए मौसम तो काफी सुहाना है। और जहां तक बात करें जब भारी वर्षा होती है मुंबई में तो जलभराव की स्थिति होती है, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई स्थिति मुंबई में मौजूद नहीं है। महाराष्ट्र की अगर बात करें हम तो महाराष्ट्र में खासतौर पर कोंकण का जो इलाका है, जो उत्तर कोंकण का इलाका है, वहां पर पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। खासतौर पर रत्नागिरी और रायगढ़ का जो इलाका है यहां पर अगर देखा जाए तो ज्यादा बारिश हो रही है। वहीं पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो पश्चिम महाराष्ट्र के इलाके में भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि जिस प्रकार से इस बार अगर मानसून की स्थिति देखी जाए तो मानसून महाराष्ट्र में तो काफी देरी से आया है, लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण अब स्थिति सामान्य होती मुंबई में दिखा रही है और साथ साथ महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। किसानों के लिए भी राहत भरी बात यह है क्योंकि जिस प्रकार से कई सारे जो डैम्स है वो खाली हो चुके थे, ऐसे में खेती के लिए जो पानी की समस्या हो रही थी, जो साथ साथ पीने के पानी की भी समस्या महाराष्ट्र में हो सकती थी। लेकिन इस वक्त अगर जो स्थिति और जिस प्रकार से मानसून की इस वक्त परिस्थिति है उसे देखते हुए आने वाले समय में मुंबई और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी जो है पर्याप्त मात्रा में बारिश हो सकती है। उसका अगर देखा जाए फायदा सभी लोगों को होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से अलर्ट जारी किया था तो उसको देखते हुए जो प्रशासन का खासतौर पर जो स्थानीय प्रशासन है मुंबई और मुंबई साथ साथ जो मुंबई सटे हुए इलाके है जैसे पालघर जिले की अगर हम बात करें जहां पर 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, वहां पर भी जो है स्थानीय प्रशासन जो है उनको अलर्ट कर दिया गया है। जो स्टेट डिजास्टर की टीम्स है उनको जो अलर्ट करके रखा हुआ है यहाँ पर और बाकी जो अन्य प्रावधान वो करें। मुंबई में अगर खासतौर पर देखा जाए तो जो स्पेशली निचले इलाके जहां पर बारिश में अमूमन पानी भरता है तो वहां पर जो है पंपिंग स्टेशंस जो है बिठाए गए हैं, चूंकि यहां से जो पानी का एक पैसेज होता है समुद्र की तरफ वो ठीक से हो जाए और मुंबई में पानी न भरे, इसके लिए जो है विशेष प्रावधान यहाँ पर किए गए। इसीलिए अलग अलग जगह पर खासतौर पर अंधेरी जैसा इलाका हुआ, सांता क्रूज, वडाला, ये जो इलाके निचले स्तर के इलाके यहाँ पर जो है पंपिंग स्टेशन की व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा की गई है। हालांकि अब तक मुंबई में जो बारिश होती है, हालांकि मुंबई की बारिश हम सभी जानते हैं कि बड़ी जी शिशिर, जो निचले इलाके हैं वहां से क्या लोगों को निकालने का की काम भी जो है वो बदस्तूर जारी है? क्योंकि वहां पर जो स्थितियां हैं वो हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो बद से बदतर हो जाती है। तो ऐसे में आपकी बार प्रशासन ने पहले से क्या तैयारियां की थी और ताजा स्थिति क्या है और किस तरह से अब प्रशासन वहां से लोगों को जो मदद है वो मुहैया कराने में कारगर साबित हो रहा है? जी देखिए, इस वक्त अगर स्थिति देखी जाए तो मुंबई में इतनी बारिश नहीं है तो कहीं पर भी जल भराव की स्थिति बिल्कुल उत्पन्न नहीं हुई है।
हालांकि जो निचले इलाके हैं यहाँ पर खास प्रावधान सरकार ने किए, जैसे मैंने कहा कि जो निचले इलाके में हम जो पश्चिमी उपनगर है मुंबई की बात करें तो वहां पर खासतौर पर जो मध्य उपनगर है मुंबई का, वहां पर भी जो है पंपिंग स्टेशंस बिठाए गए। हालांकि इन पंपिंग स्टेशंस के जरिए जहां पर ये पानी जहां पर रास्तों पर आता है या जलभराव होता है, वहां से ये पानी जो है पंपिंग स्टेशन के जरिए निकाला जाता है और समुद्र में उसको फेंका जाता है या फिर नालों में फेंका जाता है। और इसीलिए नालों की भी सफाई इस वक्त जो है तयशुदा वक्त में की गई थी। और इसी का जायजा कल जो मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कमिश्नर है उन्होंने मुंबई के अलग अलग जगह पर इसका जायजा लिया कि इस वक्त स्थिति क्या है, कि अगर ज्यादा बारिश होती है तो किस प्रकार से जो है मुंबई वासी खासतौर पर स्थानीय प्रशासन से निपटता है, इसका भी जायजा उन्होंने लिया। जी मुंबई के अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के, वहां पर क्या स्थिति है और अब की बार मौसम विभाग क्या कह रहा है कि अब की बार किस तरह से आने वाले समय में वहां पर बारिश क्या और ज्यादा देखने को मिल सकती है और इसके लिए प्रशासन अभी से क्या तैयारियां कर रहा है? बिल्कुल इस प्रकार इस साल अगर खासतौर पर महाराष्ट्र की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि तकरीबन 96% जो औसतन बारिश जो है महाराष्ट्र में होगी। और खासतौर पर विदर्भ का इलाका है, मराठवाड़ा का इलाका है, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र का जो इलाका है, वहां पर अगर देखा जाए तो एक सेटिस्फैक्टरी मानसून का एक पूरा परसेंटेज रहेगा। तो ऐसे में हालांकि जाहिर सी बात है कि इस बार जो है चक्रवाती तूफान के कारण महाराष्ट्र में जो मानसून जो है काफी देरी से आया है, लेकिन मानसून अभी काफी सक्रिय हो चुका है। खासतौर पर ये जो बादल है ये पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त हम देख पा रहे हैं और इसी का असर है कि जो कुछ कुछ इलाके हैं महाराष्ट्र में, फिर चाहे अब हम बात करें मराठवाड़ा के समेत बाकी अन्य इलाकों की, खासतौर पर जो कोंकण और मध्य महाराष्ट्र का जो इलाका है, पश्चिम महाराष्ट्र का जो इलाका है, यहाँ पर इस वक्त जो है ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है और ये बारिश आने वाले समय में जो बढ़ सकती है। तो ऐसे में जो खरीफ सीजन है खासतौर पर किसानों के लिए काफी हमने देखा कि महत्वपूर्ण होगा। जो उन्होंने बुआई की है, हालांकि वो सीजन भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में अब बारिश का अगर स्पीड बढ़ता है तो ऐसे में जो खेती के किसान है उनके लिए काफी राहत भरी बात होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात होगी जो कि डैम्स है महाराष्ट्र की। हालांकि इस बार हमने देखा कि जो बड़े बड़े रिजर्वायर्स है, जो डैम्स है, उनमें पानी का स्तर जो है काफी नीचे हो चुका था और जो स्थानिक प्रशासन थे, अलग अलग जिला परिषद या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो उन्होंने कई जगह पर वाटर कट की घोषणा भी की कि अगर बारिश नहीं होती है अगले 1-2 सप्ताह में तो पानी कटौती की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से इस वक्त मानसून महाराष्ट्र में सक्रिय हो चुका है तो ऐसे में ये लग रहा है कि 1-2 हफ्ते में अगर अच्छी बारिश होती है तो ऐसे में कहीं पानी की कटौती दिखाई नहीं देगी और खेती के लिए भी जो है महाराष्ट्र में पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। शिशिर, यातायात कितना प्रभावित अब की बार नजर आया है? हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो मुंबई में काफी सामान्य स्थिति है। किसी प्रकार से जलभराव न होने के कारण जो है जो ट्रेन की आवाजाही देखे खासतौर पर और जो पश्चिम उपनगर है उसकी अगर बाय रोड ट्रैफिक व्हीकुलर मूवमेंट अगर देखा जाए तो सामान्य स्थिति इस वक्त है। अब तक ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अलग अलग जगह पर सरकार ने नजर बनाए रखी है। खासतौर पर जब ज्यादा बारिश होती है तो कुर्ला का इलाका है जहां पर जो है अमूमन ट्रेन के लिए काफी दिक्कत होती है, ट्रैक्स पर पानी आ जाता है, तो वहां पर जो है पंपिंग स्टेशंस बिठाए गए तो ट्रेन की आवाजाही जो है आसान हो जाए। वही अगर बात करें पश्चिम उपनगरों की तो जहां जहां जो निचले इलाके हैं उन रास्तों पर भी पंपिंग स्टेशन बिठाए गए तो वहां पर पानी जो है खासतौर पर जल भराव ना हो, इस पर भी सरकार ने ध्यान दिया। लेकिन मौजूदा स्थिति में मुंबई में अगर देखा जाए तो कोई भी जल भराव की स्थिति इस वक्त नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर महाराष्ट्र में जो स्थिति है उससे रूबरू करवा रहे थे हमारे सहयोगी और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा कर रहे थे शिशिर शेलार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिशिर। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। करीब 80% क्षेत्रों में मानसून पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 4 दिनों में मध्य पूर्व, पश्चिमोत्तर और पश्चिमी भारत में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। मानसून के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा समेत पंजाब के बाकी बचे क्षेत्रों में भी पहुंचने की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। और देश भर में आज ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ईदगाहों, मस्जिदों और दरगाहों में विशेष नमाज अदा की जा रही है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार इस दिन को बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद उल अजहा का पर्व साल के आखिरी महीने में आता है। ये त्योहार मीठी ईद के करीब 2 महीने 10 दिन बाद मनाया जाता है।
भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने ईद उल अजहा के अवसर पर बिहार के सुपौल स्थित एक मस्जिद में नमाज अदा की। आज के इस पवित्र मौके पर शहनवाज ने बिहार और देश के लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी और कहा कि आज के दिन अपने अंदर की कमियों की भी कुर्बानी दें, इस त्योहार को मिलकर मनाएं और भाईचारा बनाए रखें। ये ईद आपके लिए खुशियां लेकर आए। ईद उल अजहा के मौके पर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली स्थित पंजा शरीफ दरगाह में नमाज अदा की। उन्होंने देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत अकेला देश है जहां सभी धर्मों से जुड़े त्योहार हम सब मिलकर मनाते हैं, इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं। देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारा देश अकेला ऐसा देश पूरी दुनिया में होगा जिसमें सभी धर्मों के धर्मावलंबी भी रहते हैं और सभी धर्मों से जुड़े हुए त्यौहार भी हम सब मिलजुल करके मनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, अमन के साथ, सुकून के साथ और देश तरक्की और लोगों के एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाते हुए कामयाब हो, यही हम सबकी दुआ है। और वहीं आज देवशयनी एकादशी है। इसे आषाढ़ माह के दौरान मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार ये 4 महीने की अवधि के लिए भगवान विष्णु की शेषनाग पर शयन की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे चतुर्मास भी कहा जाता है। आज से 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं। इस अवसर पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इसी के साथ आज के एजेंडे में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।